मंजरी नमस्कार, मैं हूँ थिंगनम सुरजलता देवी। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। अखोई अमुखन्ना खुंतागलरोइसी थीम पर यूपीएफ का बड़ा अभियान ऐलान। इरेंगबम हेमचंद्र ने कहा, मणिपुर के आवाज को मजबूत करने के लिए एनपीपी में शामिल हुए। NEICIST 2025 को लेकर मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा। कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए कौसम पहली बार प्री काउंसिल एग्जाम 2026 आयोजित करेगा। FFM के अध्यक्ष खांगेम्बम कुलेश्वर ने कहा, पश्चिमी प्रभाव से मणिपुरी फिल्मों का पतन तेजी से बढ़ रहा है। इंडिगो संकट, 422 फ्लाइट्स रद्द, रात 7 बजे तक 8,500 बैग्स की डिलीवरी का वादा। गोवा आगजनी मामले में भागे हुए लूथरा भाइयों पर सिकंजा और कसा। थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष फिर भड़का, प्रिय विहार मंदिर विवाद केंद्र में। जापान में 7.5 मैग्नीट्यूड पर भूकंप, सुनामी से तबाही, 23 लोग घायल। अब समाचार विस्तार से। यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट यूपीएफ ने घोषणा की है कि आने वाले राष्ट्रीय पुनर्संयोजन दिवस जो 18 दिसंबर को मनाया जाएगा, उससे पहले अखोई अमुखन्ना खुंतागलरोइसी थीम के तहत एक व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा। घोषणा के तहत ऐतिहासिक कंगला में पवित्र मेरा जलाने और वहां से मार्च निकालने के बाद यूपीएफ के प्रतिनिधियों ने मेजरखोल स्थित मणिपुर प्रेस क्लब में एक बैठक की। इसके बाद वहीं पर एक सार्वजनिक घोषणा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान यूपीएफ अध्यक्ष नोंगथोम्बम रूपचंद्र ने कहा कि यह अभियान मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए मैते समुदाय को फिर से एकजुट करने और एक सुरक्षित व बेहतर भविष्य के लिए सामूहिक रूप से आगे बढ़ने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। अभियान के हिस्से के रूप में कल से 18 दिसंबर तक अलग अलग इलाकों में स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स और जागरूकता शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 19 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 तक असम, मेघालय और त्रिपुरा के मैते बहुल इलाकों में वहां के समुदाय से जुड़ने के लिए विभिन्न बैठकें आयोजित की जाएगी। अगले चरण में 7 जनवरी को मणिपुर के सभी जिलों में पोस्टर कैंपेन और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अंत में 9 जनवरी को कांचीपुर, जहां महाराज गंभीर सिंह ने अपने अंतिम क्षण बिताए थे, वह अभियान का औपचारिक समापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के नेता इरेंगबम हेमचंद्र ने कहा है कि उनका एनपीपी में शामिल होना किसी राजनीतिक लालसा से प्रेरित नहीं है, बल्कि इस विश्वास से है कि पार्टी मणिपुर के लोगों की आवाज को ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ संसद तक पहुंचाया जा सकती है। हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हेमचंद्र ने आज दिल्ली से इम्फाल लौटने पर यह बात कही। इम्फाल हवाई अड्डा पर एनपीपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए हेमचंद्र ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए एनपीपी का त्रिपा मोर्चा के साथ जोड़ना और वन नॉर्थ ईस्ट की विचारधारा को आगे बढ़ाना एक मजबूत और उम्मीद भरा प्लेटफॉर्म बन चुका है। सिंगजमई विधानसभा केंद्र से 5 बार विधायक रह चुके हेमचंद्र, जो कुछ समय से राजनीति से दूर थे और कांग्रेस छोड़ने के बाद सक्रिय राजनीति से अलग हो गए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अब राजनीतिक क्षेत्र में वापस आने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय व्यक्तिगत इच्छा से नहीं, बल्कि मणिपुर की मौजूदा गंभीर स्थिति को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ संभालने की आवश्यकता के कारण लिया है। उन्होंने आगे कहा कि एनपीपी में शामिल होना और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व मिलना केवल पद हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि पार्टी को मजबूत करने और मणिपुर सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों की आवाज को संसद तक पहुंचाने
के साथ पहुंचाने के लिए हैं। कोई NPP हाइबा नेशनलिस्ट कोई नेशनल पीपल्स पार्टी मरुओइना कोई श्री पूर्णो संगमा जी ना कोई स्टार्ट तौबीगिबा हुजिना कोनराड संगमा ना कोई लीड तौबा पार्टी से मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की घोषणा की है, जिसका औपचारिक शुभारंभ आज मणिपुर विश्वविद्यालय के कॉर्ड हॉल में किया गया। कार्यक्रम में मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन लोकेंद्र, प्रोफेसर एन बसंता, IISc बेंगलोर के प्रोफेसर NC शिव प्रकाश, प्रोफेसर RK हेमा कुमार और असिस्टेंट प्रोफेसर TH सुरेश समेत छात्रों, शोधार्थियों और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कन्वेनर डॉक्टर के रामभा ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत तेजी से एक तकनीकी हब के रूप में उभर रहा है और ऐसे सम्मेलन नए विचारों, शोध और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने बताया कि NEC के सहयोग से मणिपुर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित करने में सक्षम हुआ है। सम्मेलन में उद्योग, संस्थान और विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रस्तुति होगी, जहां मंच शोधकर्ताओं, पेशेवरों और छात्रों को विचार साझा करने, नई तकनीकें प्रदर्शित करने और क्षेत्रीय व वैश्विक इंजीनियरिंग चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर देगा। मुख्य फोकस क्षेत्रों में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज, AI एप्लीकेशंस और ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस शामिल होंगे, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में के सतत विकास में योगदान देंगे। कौशम ने घोषणा की है कि आगामी वर्ष के लिए पहली बार प्री काउंसिल एग्जाम 2026 आयोजित किया जाएगा, ताकि कक्षा 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों को बेहतर तैयारी मिल सके। ऑल मणिपुर रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन इम्फाल द्वारा आयोजित प्री बोर्ड एग्जाम के बाद काउंसिल ने हायर सेकेंडरी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। प्री बोर्ड परीक्षा के दौरान विभिन्न परीक्षा स्थलों में बड़ी संख्या में छात्रों सख्त निगरानी में परीक्षा में शामिल हुए। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सहित 5 सदस्यीय टीम ने कई परीक्षा स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष L जोई खुमन ने कहा कि प्री बोर्ड परीक्षा का उद्देश्य 12वीं कक्षा के छात्रों में आत्मविश्वास, अनुशासन और परीक्षा के प्रति बेहतर तैयारी विकसित करना है। एसोसिएशन ने अपील की कि परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समूह द्वारा बंद या स्ट्राइक न किया जाए, ताकि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। परीक्षा का समापन इस महीने की 22 तारीख को होगा। अखोई प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, अखोई मिथोन चबा एग्जाम असी सक्सेसफुली अखोई पांथोखरब मतुंगदा हदक मणिपुरी फिल्में, जो कभी लोगों से गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव रखती थी, अब पश्चिमी पहनावे और जीवन शैली के प्रभाव के कारण तेजी से पतन की ओर बढ़ रही हैं। ऐसा फिल्म फोरम मणिपुर FFM के अध्यक्ष खांगेम्बम कोलेश्वर ने कहा। वे यह बात सीनियर राइटर्स एंड प्ले राइट्स फोरम मणिपुर द्वारा आयोजित सिने ऑफ डे कार्यक्रम में मणिपुर प्रेस क्लब में बोल रहे थे। कार्यक्रम में बोलते हुए चेयरमैन कोलेश्वर ने कहा कि कई कारणों ने मणिपुरी फिल्मों की गिरावट में योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि फिल्मों की प्रीव्यू स्क्रीनिंग सुधार के लिए की जाती है, लेकिन कई महत्वपूर्ण सुझावों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज बनाई जा रही कई फिल्में अन्य भाषाओं, पहनावे और जीवन शैली से अत्यधिक प्रभावित हैं, जिससे वे मणिपुरी संस्कृति के संदर्भ से बाहर हो जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि फोरम द्वारा दी जाने वाली सलाह और मार्गदर्शन फिल्म निर्माताओं की प्रगति के लिए है, लेकिन अक्सर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता। गुरुजनों की सीख का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण एक गंभीर कला है, जिसमें समर्पण और ईमानदारी की आवश्यकता होती है और सिनेमा को समाज के सांस्कृतिक आत्मा को संरक्षित करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि
फिल्मों को राजनीतिक प्रभाव या व्यावसायिक लालच से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे कला का स्तर गिरता है। अंत में कुलेश्वर ने बताया कि मणिपुरी सिनेमा की गरिमा को वापस लाने के लिए फोरम विभिन्न CSOs के साथ मिलकर राइटर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को एक मजबूत मंच पर लाने की योजना बना रहा है, ताकि स्थानीय फिल्मों की गुणवत्ता और सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवित किया जा सके। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो आज भी बड़े परिचालन संकट से जूझ रही है। एयरलाइन ने बताया कि सोमवार को कुल 422 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली और बेंगलुरु रहे। लगातार दूसरे दिन हजारों यात्रियों को लंबा इंतजार और भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। इंडिगो ने कहा कि एयरपोर्ट्स पर फंसे करीब 8,500 बैग्स को आज रात 7 बजे तक उनके यात्रियों तक पहुंचाया दिया जाएगा। कंपनी के अनुसार अब तक 94 में से 49 गंतव्यों पर बैगेज डिलीवरी पूरी हो चुकी है। एयरलाइन का दावा है कि उसकी टीम बैगेज मैचिंग, लॉजिस्टिक्स और होम डिलीवरी पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इंडिगो के CEO ने बताया कि स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है और आज 1,800 से अधिक फ्लाइट्स ऑपरेट की गई हैं। हालांकि DGCA के एयरलाइन को आदेश दिया है कि वह अपने शीतकालीन शेड्यूल में 5% कटौती कर संशोधित योजना 10 सितंबर तक जमा करे, जिसमें भविष्य में अचानक होने वाली परिचालन फेलियर को कम किया जा सके। यात्रियों की शिकायतों में फ्लाइट्स देरी करना, रद्द करना और भ्रम और बैगेज की लापता शामिल हैं। वहीं इंडिगो ने कहा है कि रिफंड्स जारी हैं और यात्रियों को नियमित अपडेट्स भेजे जा रहे हैं। कंपनी ने यात्रियों से सहयोग और धैर्य की अपील की है। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी भीषण आग, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई। उसके बाद इसके मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा लगातार लापता हैं। जांच में सामने आया है कि दोनों भाइयों हादसे के 3 घंटे बाद ही थाईलैंड के लिए फ्लाइट पकड़कर देश छोड़कर निकल गए। इस पर अब दोनों के खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। सरकार ने आज कार्रवाई तेज करते हुए लूथरा भाइयों के दूसरे क्लब रोमियो लेन को भी गैर कानूनी निर्माण बताते हुए ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। प्रशासन ने दोपहर तक क्लब परिसर को सील कर बुलडोजर तैनात कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति, कोस्टल रेगुलेशंस नॉर्म्स के खिलाफ और फायर सेफ्टी वायलेशंस की वजह से यह कदम आवश्यक था। पुलिस ने क्लब के 4 वरिष्ठ अधिकारी, मैनेजर, जनरल मैनेजर, बार मैनेजर और गेस्ट सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं लूथरा भाइयों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी है और इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस भी लगाया गया है, ताकि उनकी अंतर्राष्ट्रीय खोज तेज की जा सके। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की में जुटे हैं कि क्लब में आग किस वजह से फैली है, सेफ्टी इक्विपमेंट क्यों काम नहीं कर रहे थे और एग्जिट रूट्स को अवैध रूप से बंद क्यों किया गया था। सरकार ने घटना को क्रिमिनल नेग्लिजेंस का बड़ा मामला करार दिया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दशकों से चल रहा प्रिय बिहार मंदिर को लेकर सीमा विवाद एक बार फिर हिंसक रूप से ले चुका है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार थाईलैंड ने कंबोडिया के प्रिय विहार सीमा क्षेत्र में आर्टिलरी और ड्रोन हड़ताल किए, जिसके जवाब में कंबोडिया के फोर्सेस ने भी रिटेलिएशन किया। इस तनाव ने दोनों देशों के रिश्तों में फिर से खतरनाक मोड़ ला दिया है। इस रिन्यूड क्लास के दोनों तरफ कई लोग घायल हुए हैं, जबकि हजारों नागरिकों को सीसाकेड और प्रिय विहार प्रोविंस के आसपास से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है।
दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर सीजफायर वायलेशन और एग्रेसिव मिलिट्री बिल्डअप का आरोप लगाया है। प्रिय विहार मंदिर, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से है और कंबोडिया क्षेत्र में स्थित है, पर थाईलैंड ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दावे करता आया है। इसी ने 20वीं सदी से दोनों देशों के बीच तनाव को जीवित रखा है। 2011 में हुए संघर्ष में 48 लोग मारे गए थे और लगभग 85,000 नागरिकों को अस्थायी रूप से विस्थापित होना पड़ा था। ताजा हमलों के बाद ASEAN ने दोनों देशों से तुरंत संयम बरतने और बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की है। हालांकि दोनों पक्ष सीमा पर अतिरिक्त सैन्य बल तैनात कर चुके हैं, जिससे क्षेत्र में और तनाव बढ़ने की आशंका है। जापान के उत्तरी हिस्से में देर रात एक बेहद शक्तिशाली 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसका केंद्र एमोरी प्रीफेक्चर के पास प्रशांत महासागर में लगभग 80 किलोमीटर दूर था। जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी JMA के अनुसार झटके इतने तेज थे कि तटीय इलाकों में तुरंत सुनामी की लहरों उठी। कुछ शहरों में 70 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरों दर्ज की गई, जिससे तटीय समुदायों में अफरा तफरी मच गई। अब तक कम से कम 23 लोग घायल हो चुके हैं। कई लोग गिरते सामान, टूटी इमारतों और हादसों की वजह से घायल हुए, जबकि पावर लाइन्स, छोटे पुल और तटीय मार्गों को हल्का नुकसान भी रिपोर्ट हुआ है। अधिकारियों के अनुसार एमोरी, होक्काइडो और आसपास के पैसिफिक कोस्टल टाउन्स में करीब 90,000 लोगों के लिए इवैक्यूएशन एडवाइजरी जारी की। हालांकि बाद में सुनामी वार्निंग हटा दिया गया था, पर सरकार का कहना है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। JMA ने चेतावनी दी है कि अपने वाले दिनों में तेज झटके आ सकते हैं और बड़े मेगाक्वेक का जोखिम भी बढ़ा है। इमरजेंसी टीम्स तटीय इलाकों में रेस्क्यू और डैमेज असेसमेंट में जुटी हैं, जबकि जापान कोस्ट गार्ड लगातार समुद्र की निगरानी कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऐखोई अमुक हन्ना कुंताक लरोसी थीम पर UPF का बड़ा अभियान ऐलान। इरेंगबम हेमचंद्र ने कहा, मणिपुर की आवाज को मजबूत करने के लिए NPP में शामिल हुए। NEICIST 2025 को लेकर मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा। कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए कोसम पहली बार प्री काउंसिल एग्जाम 2026 आयोजित करेगा। FFM के अध्यक्ष खांगेम्बम कुलेश्वर ने कहा, पश्चिमी प्रभाव से मणिपुरी फिल्मों का पतन तेजी से बढ़ रहा है। इंडिगो संकट, 422 फ्लाइट्स रद्द, रात 7 बजे तक 8,500 बैग्स की डिलीवरी का वादा। गोवा आगजनी मामले में भागे हुए लूथरा भाइयों पर शिकंजा और कसा। थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष फिर भड़का, प्रिय विहार मंदिर विवाद केंद्र में। जापान में 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप, सुनामी से तबाही, 23 लोग घायल। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगना TV से जुड़े रहें। धन्यवाद।